नमस्ते। और आज की इस विस्तृत चर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जो शायद पहली नज़र में किसी को भी एक स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा लग सकता है। हुँ। मतलब आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के दूसरे अध्याय पर आधारित नोट्स हैं। अध्याय का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी, बिल्कुल। और अक्सर लोग सोचते हैं कि स्कूल की किताबें तो बस परीक्षा पास करने के लिए होती हैं। हाँ, सही कहा आपने। लेकिन आज हमारा मकसद महज़ इतिहास के कुछ पन्ने पलटना नहीं है। हम इस आत्मकथा के अंश के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी और समानता के असली मायने क्या होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के सूचनाओं के तेज़ दौर में, जहाँ हर दिन ढेरों खबरें आती हैं, चली जाती हैं, और हम उन्हें भूल भी जाते हैं। क्योंकि ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये सिर्फ क्या? एक राजनीतिक संघर्ष नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम इन नोट्स का विश्लेषण करते हैं, तो ये बहुत साफ हो जाता है कि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। हुँ, ये एक पूरे समाज के सदियों लंबे संघर्ष को दर्शाता है, उनके दर्द और सबसे बड़ी बात, उनके बदलाव को दिखाता है। बदलाव, हाँ। असल में ये दस्तावेज हमें बताता है कि जब कोई समाज पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता है, तो उसकी वैचारिक बुनियाद कितनी मजबूत होनी चाहिए। मंडेला के विचार सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, वो आज भी पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए फिर उस ऐतिहासिक दिन से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, 10 मई का वो दिन। जी, 10 मई 1994 दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर का वो यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। मतलब अगर हम उस दृश्य को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें, हम्म। वो एक बहुत ही साफ और खुशनुमा शरद ऋतु का दिन था। वहाँ मई के महीने में शरद ऋतु होती है और आसमान में दक्षिण अफ्रीकी जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान। हाँ, लड़ाकू विमान एक शानदार तालमेल के साथ उड़ रहे थे और नीचे जमीन पर क्या हो रहा था? सेना के जो सर्वोच्च जनरल थे, वो नई सरकार को सल्यूट कर रहे थे। वो पूरा माहौल मतलब एक अजीब से गर्व और भावुकता से भरा हुआ था। और वो सिर्फ एक दिखावा या सैन्य प्रदर्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति सेना की वफादारी का बहुत बड़ा प्रतीक था। देखिए, ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक था। ये सिर्फ कोई सत्ता परिवर्तन नहीं था। हम्म। ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब कोई अश्वेत नेता यानी एक ब्लैक लीडर देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा था। और वहां की भीड़ भी तो देखिए। बिल्कुल, दुनिया भर के 140 से भी ज्यादा देशों के नेता वहां मौजूद थे। जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रंग भेद की वजह से दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया हुआ था। उनसे कोई नाता नहीं रखा था। एक तरह से उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था। हाँ, और ऐसे में दुनिया भर के नेताओं का वहां आना इस बात का सबूत था कि पूरी दुनिया इस शांतिपूर्ण बदलाव का जश्न मना रही है। और इसी दिन से जुड़ी एक और बहुत दिलचस्प बात है जिसका जिक्र मंडेला ने बड़ी गहराई से किया है। वो जनरल्स वाली बात। हाँ भाई, सेना के जनरलों का व्यवहार। जब वो जनरल मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, जिनके सीनों पर मेडल सजे हुए थे, तो मंडेला इस बात को भूलते नहीं है कि कुछ ही साल पहले ये वही अधिकारी थे जो उन्हें गिरफ्तार करते थे। बिल्कुल, सल्यूट करना तो दूर की बात है। ये एक छोटा सा पल लगता है, लेकिन ये कितने बड़े बदलाव को दिखाता है। और इसी मन से मंडेला ने एक बहुत ही मजबूत वादा किया था दुनिया से। उन्होंने कहा था कि ये खूबसूरत जमीन अब कभी भी दोबारा किसी के उत्पीड़न का शिकार नहीं होगी। यहाँ कभी नस्लवाद या भेदभाव नहीं होगा। काले गोरे सब बराबर होंगे। लेकिन उस वादे की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए ना, हमें उस पुराने काले सच को समझना होगा। हाँ, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अपार्थाइड सिस्टम, ये रंगभेद का जो पूरा ढांचा था, वो असल में क्या था? देखिए, कोई भी नई शुरुआत तब तक अपना पूरा अर्थ नहीं पा सकती जब तक हम ये न समझ लें कि पुराना दौर कितना विनाशकारी था। 20वीं सदी की शुरुआत में एंग्लो बोअर युद्ध के बाद श्वेत लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो वहां के मूल निवासियों के ही खिलाफ थी। अपने ही देश में अजनबी बना दिया उन्हें। बिल्कुल, इसी को अपार्थाइड या रंगभेद कहा गया और ये दुनिया की सबसे कठोर और अमानवीय व्यवस्थाओं में से एक थी। ये कोई ऐसा भेदभाव नहीं था जो लोग सिर्फ अपनी सोच की वजह से करते हो। मतलब कोई आपसी मनमुटाव नहीं था। नहीं, ये बाकायदा कानून द्वारा बनाई गई एक पूरी प्रणाली थी। इसका काम ही लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर बांटना था। और इसकी क्रूरता तो इस हद तक थी कि काले और गोरे लोगों के जीवन को पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। मतलब लोगों को रंग के आधार पर उनके बुनियादी अधिकारों से ही निकाल दिया गया। उनके रहने के इलाके अलग, स्कूल अलग, अस्पताल अलग, यहाँ तक कि पार्क की बेंच तक बटी हुई थी। और बहुसंख्यक आबादी को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। बिल्कुल। ये कितनी डरावनी बात है कि किसी भी इंसान का पूरा भविष्य सिर्फ इस बात पर तय होता था कि वह किस नस्ल में पैदा हुआ है। उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। और जब हम इस तरह की व्यवस्था के असर को देखते हैं ना, तो समझ आता है कि ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की आत्मा को कुचलने की कोशिश थी। किसी की बुद्धिमत्ता, उसकी मेहनत,
किसी चीज का कोई मूल नहीं था। और इसी क्रूर व्यवस्था को उखाड़ने के लिए मंडेला और उनके साथियों को एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। मंडेला खुद मानते हैं कि अपार्थाइड ने उनके देश को एक ऐसा घाव दिया है जिसे भरने में पीढ़ियां लग जाएंगी। पीढ़ियां लग जाएंगी, सही बात है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात भी कही है यहाँ। वो कहते हैं कि इस गहरे उत्पीड़न का एक अनपेक्षित परिणाम भी हुआ। अनपेक्षित परिणाम, ये बात थोड़ी ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं कि उत्पीड़न सिर्फ समाज को तोड़ता है, बर्बाद करता है। ये सकारात्मक नजरिया क्या था उनका? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मंडेला का मानना था कि दशकों के उस भयानक अत्याचार ने समाज में ऐसे असाधारण चरित्र वाले लोगों को जन्म दिया जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओह, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथूली, ये सब नेता उसी भयंकर संघर्ष की उपज थे। मंडेला कहते हैं कि शायद इतने ऊंचे चरित्र वाले लोगों को बनाने के लिए उतने ही गहरे स्तर के उत्पीड़न की जरूरत होती है। मतलब अत्यधिक दबाव में ही सबसे मजबूत हीरे बनते हैं। क्या बात है। और अगर हम खुद मंडेला के जीवन को देखें तो ये बात सच साबित होती है। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मतलब 27 साल जेल की कालकोठरी में बिता दी। 27 साल बहुत बड़ा समय होता है। बहुत बड़ा। एक इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है इतने वक्त में। रॉबिन आइलैंड जैसी भयानक जेल, जहां दिन रात पत्थर तोड़ने का काम करवाया जाता था उनसे। लेकिन इतने बुरे हालात में भी, इतनी मानसिक यातनाओं के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। बिल्कुल। और इसी जेल के दौरान, इसी लंबे संघर्ष के दौरान मंडेला के अंदर आजादी की जो परिभाषा थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, उनके विचारों का जो विकास हुआ वो बहुत ही क्रमिक था। स्रोत में बताया गया है कि जब मंडेला एक छोटे बच्चे थे ना, तो उनके लिए आजादी बहुत ही सीधी सी चीज थी। मतलब अपनी माँ की झोपड़ी के पास वाले खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, तारों की छांव में मकई भूनना, बैलों की सवारी करना। हाँ, बस यही आजादी थी उनके लिए। जब तक वो अपने पिता की बात मान रहे थे, कबीले के नियम मान रहे थे, उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल आजाद हैं। उस बच्चे को क्या पता था कि रंग की वजह से उसके लिए कितनी बेड़ियां पहले से तैयार हैं। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, ये परिभाषा बदलने लगी। एक छात्र के रूप में वो सिर्फ अपने लिए आजादी चाहते थे। एक अस्थायी आजादी। हाँ, जैसे रात में घर से बाहर रहने की आजादी, अपनी मर्जी की किताबें पढ़ने की आजादी। फिर जब वो जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में आए तो वो एक सम्मानजनक जीवन चाहते थे। काम करने, पैसे कमाने और परिवार बसाने की आजादी। मतलब एक ऐसी आजादी जहां वो कानून का पालन करे और कोई उन्हें परेशान ना करे। बिल्कुल। लेकिन असली आहा मोमेंट, जिसे हम कहते हैं चेतना का जागना, वो तब आया जब उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी आजादी नहीं छीनी गई है, उनके जैसे दिखने वाले हर एक व्यक्ति की आजादी छिन चुकी है। तब उनके लिए आजादी सिर्फ एक व्यक्तिगत चाहत नहीं रही, वो एक सामूहिक जरूरत बन गई भी है। और यही दर्शन हमें उस दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा की तरफ ले जाता है, दोहरी जिम्मेदारियां। चलिए इस पर बात करते हैं। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरी अपने देश और अपने समुदाय के प्रति। जो कि एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है एक सामान्य समाज में। हाँ, कोई भी इंसान दोनों को बैलेंस कर सकता है, लेकिन उस वक्त के दक्षिण अफ्रीका में ये लगभग असंभव था। क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी थी कि अगर कोई अश्वेत व्यक्ति सामान्य इंसान की तरह जीने की कोशिश भी करता तो उसे सजा मिलती थी, उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। मंडेला खुद बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने देश को परिवार से ऊपर नहीं रखा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देश की सेवा करनी चाही, उन्हें एक बेटे, एक पति और एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोक दिया गया। और इसी चीज ने एक कानून मानने वाले वकील को अपराधी बना दिया, एक परिवार से प्यार करने वाले इंसान को बेघर कर दिया। ये उस सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना थी। और इन सब अनुभवों से गुजरते हुए वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो मुझे लगता है इस पूरे दस्तावेज का सबसे गहरा विचार है। वो अत्याचारी की आजादी वाली बात। हाँ, अक्सर हम क्या सोचते हैं कि आजादी सिर्फ उसे चाहिए जिस पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन मंडेला का कहना था कि अत्याचारी को भी उसी तरह आजाद करने की जरूरत है जिस तरह अत्याचार सहने वाले को। ये बात पहली बार सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, मतलब विरोधाभासी है ना। कोई सोचेगा कि जो दूसरों के अधिकार छीन रहा है, जिसके पास सारी ताकत है, वो कैसे गुलाम हो सकता है। और यही उनकी सोच बहुत ऊंची हो जाती है। उनका तर्क है कि जो इंसान किसी दूसरे की आजादी छीनता है वो खुद नफरत का कैदी होता है, वो पूर्वाग्रहों की सलाखों के पीछे कैद होता है। बहुत गहरी बात है ये। कोई भी इंसान तब तक सच में आजाद नहीं है जब तक वो किसी और की आजादी छीन रहा हो। अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं।
मतलब जिसने आपको जेल में डाला है दिमागी तौर पर वो खुद भी एक जेल में ही है। जब आप नफरत करते हैं तो वो नफरत सबसे पहले आपको अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम साहस की परिभाषा पर आते हैं। साहस को लेकर भी उन्होंने एक बहुत ही अलग नजरिया पेश किया। हम मानते हैं कि साहसी वो है जिसे डर नहीं लगता। लेकिन मंडेला ने अपने साथियों को देखकर कुछ और ही सीखा। उन्होंने उन लोगों को देखा जो बिना टूटे यातनाएं सह रहे थे। उन्होंने सीखा कि साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो उस डर को हरा देता है। क्योंकि डर तो एक बहुत ही स्वाभाविक भावना है इंसान की, लेकिन जब कोई बड़े मकसद के लिए उस डर को हावी नहीं होने देता तो वो असली साहस है। और यही साहस एक अच्छे नेता की पहचान बनता है। नेतृत्व पर उनका जो विचार है वो भी बहुत दिलचस्प है। वो चरवाहे वाला उदाहरण। हाँ, वो एक नेता की तुलना एक चरवाहे से करते हैं कि एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपने झुंड के पीछे रहता है। जो तेज चलने वाले हैं उन्हें आगे जाने देता है और बाकी सब उनके पीछे चलते हैं। और किसी को पता भी नहीं चलता कि पीछे से कोई उन्हें गाइड कर रहा है। बिल्कुल, ये एक सच्चा समावेशी नेतृत्व है। नेता हमेशा आगे खड़े होकर हुक्म नहीं चलाता, बल्कि सबको साथ लेकर चलता है ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। ये सच में एक बहुत ही सहभागी नेतृत्व का मॉडल है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा से मिलने वाली सीखों को एक साथ देखें, कुछ की टेकअवेज की बात करें। हाँ, तो सबसे पहली बात यही है कि समानता और स्वतंत्रता हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई सरकार या कोई सत्ताधारी इसे दया के रूप में नहीं बांट सकता। लगा वो कथन बहुत मशहूर है कि लोग नफरत करना सीखते हैं, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। और उन्होंने ये चीज जेल के उन कठोर दिनों में खुद महसूस की थी, जब उनके बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती थी। तब भी वो किसी न किसी गार्ड की आंखों में इंसानियत की एक छोटी सी झलक देख लेते थे। सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही। हाँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन वो झलक उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। इंसान की अच्छाई वो लौ है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए असीम धैर्य चाहिए। जब सरकार बदली तो मंडेला ने ये नहीं कहा कि काम खत्म हो गया। हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ आजाद होने की आजादी है। असली काम तो अब शुरू होगा, लोगों को गरीबी और बीमारियों से निकालने का। और यहीं पर ये दस्तावेज आज के समाज से जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ 20वीं सदी के दक्षिण अफ्रीका की कहानी नहीं है, ये आज हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट है। जीवन में जब भी मुश्किलें आएं तो वो 27 साल का धैर्य हमें याद दिलाता है कि बिना टूटे कैसे आगे बढ़ना है। बड़े बदलाव समय लेते हैं, लेकिन हो सकते हैं। तो चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हमने बात की कि अत्याचार करने वाला अपनी ही नफरत का कैदी होता है जी। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई देश कानूनी तौर पर आजाद हो जाता है, जब कागजों पे भेदभाव खत्म हो जाता है, तब भी वो समाज पूरी तरह से आजाद नहीं होता? क्या सदियों के उत्पीड़न ने जो एक मानसिक जेल बना दी है, जो अदृश्य पूर्वाग्रह लोगों के दिलों में बैठ गए हैं, उनसे मुक्त होना एक ऐसी आजादी है जिसे हासिल करना आज भी बाकी है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या सत्ता का बदलना सिर्फ पहला कदम था और दिलों के भीतर की उस अदृश्य नफरत से आजादी पाना आज भी एक लंबी यात्रा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको खुद से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्थाएं बदलना एक बात है, लेकिन मानसिकता को बदलना एक बहुत लंबी लड़ाई है। हाँ, तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इतिहास के इन पन्नों ने आज हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।